नमस्कार दोस्तों। आज 9 नवंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ना है इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ है, केरला मूव्स एससी सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट गवर्नर अगेन, है ना। तो ये क्या है, फिर से केरला गया है। अभी आप तमिलनाडु का विवाद चल रहा है, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गवर्नर, है ना। गवर्नर या राज्यपाल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और आपको ये देखना ही है। राज्यपाल की जितनी भी शक्तियां हैं, विशेषाधिकार हैं, ये आपको देखना है। कैसे नियुक्ति हो जाती है ये आपको देखना है। उसके बाद यहाँ पे दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21, ठीक है। विधि के समक्ष समता वाला, राइट टू इक्वलिटी, समानता की बात कर रही है, और राइट टू लाइफ की बात है यहाँ पे। तो ये दोनों आर्टिकल भी आप जाके बेयर एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट ले लेंगे, आपके पास होगा ऐसे। डिगलॉट एडिशन लेंगे। डिगलॉट एडिशन का मतलब होता है दो भाषीय, द्विभाषी होता है। किस चीज़ का? कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आप वो ले लेंगे और इसके बाद आपको ये देखना है। क्या देखना है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, है ना। तो ये चीज़ें आप वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर, डिगलॉट एडिशन, आपको क्या देखना है? तो राज्यपाल देखना है ना, राज्यपाल देखना है। साथ ही साथ आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 ये दोनों देखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक और न्यूज़ है, 9 दिल्ली प्लान्स नवंबर रेन टू ब्रीथ इजी, है ना। जो दिल्ली में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है और इसको रोकने की बात की जा रही है कि 20 नवंबर तक आईआईटी कानपुर के साथ मिलके एक क्लाउड सीडिंग की जाएगी। मतलब क्लाउड एक कृत्रिम बनाया जाएगा और कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी। तो आपको यहाँ पे आपको देखना है कि क्लाउड सीडिंग किस प्रकार से कराई जाती है ना। क्लाउड सीडिंग जो है वो किस प्रकार से कराई जाती है, कौन सी गैस ऊपर छोड़ी जाती है ताकि पानी का संघनन हो जाए और बारिश हो जाए, इसको आपको देखना है जरूर, ठीक है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पेज नंबर 6 पे है। पेज नंबर 6 पे क्या है? केरला की एक न्यूज है, केरला फॉर्म्स ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन टू बूस्ट एग्रीकल्चर, ठीक है। अब ये कहां पे आ रहा है? ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन, है ना, ये उन्होंने बनाया है। सिक्किम जो है वो एकमात्र राज्य है जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खेती करता है, पूरी तरीके से, है ना। तो ये पहला राज्य है और इस दिशा में कौन कौन से राज्य बढ़ रहे हैं, अभी जैसे आपको ये मिला, इस तरीके से कौन कौन से राज्य बढ़ रहे हैं और इसका सबसे फायदा क्या होता है पर्यावरण को, ये आपको नोट डाउन कर लेना है यहाँ से जो पढ़ेंगे। साथ ही साथ सिक्किम देखेंगे और ऑर्गेनिक फार्मिंग को सर्च करेंगे, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 8 पे है, यहाँ पे क्या पढ़ना है? ताइवान ए मलक्का ब्लॉकेड एंड इंडियाज ऑप्शंस, है ना। मलक्का जो स्टेट है उसका ब्लॉकेड होगा तो भारत के पास कौन कौन से ऑप्शन हैं इसके बारे में बात की गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा यहाँ पे जुड़ जाता है और इसी पे ये पूरा का पूरा आर्टिकल है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज 9 पे है, सब एक बहुत अच्छी है कि मूव टुवर्ड्स EFIR बट विथ कॉशन, है ना। FIR जो हो रही है, आप जानते हैं कि आप जब जाते हैं पुलिस के वहाँ पे और FIR कराते हैं, पुलिस कभी FIR दर्ज करती है, कभी नहीं करती है, आनाकानी करती है। सामान्यतः आनाकानी करती है क्योंकि FIR दर्ज करने के बाद पुलिस की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसकी रिपोर्ट सबमिट करे कोर्ट को और बताए कि ये इसके कारण से यहाँ पे ये ख़त्म हो चुका है। सीधी सी बात है कि जब FIR दर्ज की जाती है उसके लिए एक IO का गठन किया जाता है और IO जो है अपनी जांच रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या जांच अधिकारी जिसको कहते हैं, उसको एक नियुक्ति की जाती है उसकी, और वो जांच अधिकारी पूरी जांच करके रिपोर्ट सबमिट करता है ना, जिसे चार्जशीट बोलते हैं। फिर उसमें चार्ज लगाया जाता है कि कौन कौन से चार्जेज इस अभियुक्त पे या इस व्यक्ति पे लगाए जा सकते हैं, या इस केस में कौन कौन से चार्जेस लगाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए चोरी हो गया, पता नहीं कौन चोर है, तो कौन कौन से सेक्शन, कौन कौन सी चीज़ें करी जाएंगी उसके बारे में वो चार्जशीट में पूरी फाइल होती है। पर इसे अब क्या कर सकते हैं? EFIR,
मतलब कंप्यूटर में, आपको थाना नहीं जाना है, कंप्यूटर में आपने शिकायत दर्ज कर दी और एफआईआर के तरीके से रजिस्टर्ड हो गया। भारत में दिल्ली में खासकर शांति सेवा न्याय करके एक वेबसाइट है, जिसमें आप मोबाइल फ़ोन, पर्स, आधार कार्ड आदि ऐसी चीज़ें कुछ गुम होती हैं कहीं पे, तो आप उसको ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हो। यहाँ पे पूरे एफआईआर की बात की जाती है, लेकिन हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, इस पे एक बात की गई है, तो आप इसको देख सकते हैं, देख लीजिए एक बार, है ना। इसके बाद जो है पेज नंबर 10 पे है, और यहाँ पे है इम्पोर्टेंस ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड्स, है ना। जो लॉस हो रहे हैं हमारे, जो क्लाइमेट चेंज के साथ जो डिजास्टर्स आ रही हैं, जो हम बार बार भूस्खलन, कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं इस तरीके की चीज़ें देख रहे हैं, तो उसका क्या मतलब इम्पोर्टेंस है और क्या कितना घाटा दे रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखें तो एक आंकड़ा दिया गया है कि जून जुलाई 2021 में एक हीट वेव आया नॉर्थ वेस्टर्न यूएस में, ब्रिटिश कोलंबिया में, जिसका घाटा कितना था, 8.9 बिलियन, है ना, डॉलर। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझाता हूँ मैं थोड़ा सा, ये तो खैर आप देख लीजिएगा। आप ये समझिए कि आप किसी कोयले को निकाल रहे हो, कोयले को एक खदान से निकाल रहे हो। इस कोयले को निकालने में जो खर्चा आ रहा है वो खर्च है, ठीक है, निकालने में खर्च आ गया, निकालने में, है ना। फिर ट्रांसपोर्ट में खर्च आएगा, है ना। फिर उसके बाद और भी खर्चे मान लीजिए, कुल मिला के खर्च हमें जो आता है वो मान लीजिए 200 रुपया मान लेते हैं, एक ऐसे ही मान लेते हैं कि 200 रुपया पर 200 किलो या 100 किलो का खर्च आता है, मान लेते हैं। लेकिन क्या ये जो कोयला है ये दोबारा बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि ये मिलियन ईयर एगो बना है, मतलब करोड़ों साल या लाखों वर्ष पहले बना है, जो कि दबा हुआ है। तो ये अमूल्य खनिज है जिनका हम क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिनको अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ सालों बाद ये हमारे पास रहेगा ही नहीं, है ना। अब इसी पे आप बात करिए कि जैसे हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, जैसे जंगल हम काटते जा रहे हैं, लाखों सालों में वो विकसित हुए हैं, हम काटते जा रहे हैं, और हम उसका कॉस्ट क्या लगाते हैं, जो वो कॉस्ट हम क्या लगाते हैं, जितनी कटाई की कॉस्ट होती है, जितना ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होता है, बस वो कॉस्ट लगाते हैं। हम इस कॉस्ट की बात कभी नहीं करते कि उसे पनपने में कितने दिन लगे, कितने साल लगे, उस कॉस्ट की बात नहीं करते। और उसको काटने के बाद जो पर्यावरणीय नुकसान होगा उसका आकलन हम नहीं करते हैं। यहाँ पे जो आकलन किया गया है कि जो प्रत्यक्षतः नुकसान हुआ, जैसे पाकिस्तान में बाढ़ आया, है ना, जून अगस्त 2022 में $3 बिलियन का नुकसान हुआ, 1717 लोग मारे गए। यहाँ पे अगस्त अक्टूबर 2019 में टाइफून फैक्साई आया एंड हैगिबिस आया जापान में। फैक्साई का लॉस $9.1 बिलियन और हैगिबिस का लॉस $17 बिलियन, डेथ 85, है ना। बुश फायर 2019 ऑस्ट्रेलिया में $110 बिलियन। जुलाई 2021 फ्लड जर्मनी में $41 बिलियन। 2017 में हरिकेन हार्वे, इरमा एंड मारिया, $125 बिलियन, डेथ 88, $65 बिलियन डेथ 134, $107 बिलियन डेथ 4600, है ना। तो इस प्रकार से आप देखिए कि कई चीज़ें ऐसी हैं, यहाँ पे एक अनुमान दिया गया कि कितना लॉस हो रहा है हमारा, इसके बारे में थोड़ी बातें की गई है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 12 पे है, और 12 पे दिया गया है कि ब्राज़ील विल गिव कंटिन्यूटी टू इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ G20। अब G20 की अध्यक्षता भारत के पास थी 2023 की दिसंबर के बाद ब्राज़ील के पास चली जाएगी। इसी पे एक आर्टिकल है कि किस प्रकार से भारत ने मैनेज किया और किस प्रकार से आगे वो करेगा, इसी पे लिखा गया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज़ हमें पढ़नी है वो है वर्ल्ड विल ओवरशूट 2030। पेज नंबर 14 में चलते हैं, फिर देखते हैं। वर्ल्ड विल ओवरशूट 2030 फॉसिल फ्यूल लिमिट बाय ट्विस्ट ओवर रिपोर्ट, है ना। कि जो हमारे पास जो एक संसाधनों का बजट है कि हम इतना मतलब संसाधन है और इतना हमें उपयोग करना चाहिए, हमने 2030 तक, है ना, जो फॉसिल फ्यूल का लिमिट था उसका डबल हम खर्च कर चुके हैं।
इसी पे थोड़ी बात की गई है, तो आप इसको देख लेंगे एक बार। जो मैंने अभी बताया था ऊपर कि हम उस खर्च को पूरा नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, और हम ऐसा करें कि सस्टेन रहे थोड़े दिनों के लिए, लेकिन वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं। हम अंधाधुंध खर्चा करते जा रहे हैं, जो कि मतलब हमें एक कहीं ना कहीं नुकसान ही पहुंचाएगा। इसी पे बात की गई है, तो आप इसको देख लेंगे। इसके बाद पेज नंबर 14 पे ही है, यहाँ पे 30% ऑफ राशन अंडर पीडीएस डाइवर्टेड टू ओपन मार्केट इन बंगाल। ईडी ने कहा है कि जो 30% राशन है जो पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा दी जाती हैं, वो जो 30% है वो ओपन मार्केट में पहुंच जाती है, खुले बाजार में पहुंच जाती है। और ये एक चिंताजनक बात है कि जो गरीब के लिए अनाज आते हैं उसमें से 30% खुले बाजार में पहुंच जाते हैं, और ये एक तरीके से नुकसान है। उन गरीबों के पास उसकी चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं। तो इसको आप एक बार देखेंगे कि भ्रष्टाचार का एक नया उदाहरण है, या इस तरीके का उदाहरण है। इसके बाद हम पढ़ना है पेज नंबर 16 में, यूएस इन्वेस्ट $553 मिलियन इन अडानी श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट। अमेरिका इन्वेस्ट करेगा $553 मिलियन अदानी के श्रीलंका पोर्ट प्रोजेक्ट में। एक बार थोड़ा सा देख लेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़े के साथ। धन्यवाद।